online lecture system of medicine, kinds of biological cells and your system of medicine. तो एक ऐसे सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम लोग जुड़े हुए हैं जो अपने आप में सभी पैथियों से अलग है, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो और अदर्स और भी पैथीज़ हैं। और कंसेप्ट सभी के अपने अपने हैं, अलग हैं। हमारा कंसेप्ट है और लिम्फ एंड ब्लड प्योरिफिकेशंस से रिलेटेड है, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म और इंट्रासेलुलर एनर्जी बेस्ड है। और हमारी एक ऐसी पैथी है जिसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरा नाम है, EH सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। इसमें हम टोटल सिस्टम पे ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिस्टम जो है, कहने में तो हमें लगता है कि हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम हो गए। नर्वस सिस्टम चलो ठीक है, ब्रेन हो गया। कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स कार्डियक सिस्टम, बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेशन जो हमारा मेंटेन होता है वो हो गया, जिसमें सर्कुलेशन एक्सक्रेशन दोनों भी शामिल है। ब्लड का सप्लाई और ब्लड के न्यूट्रिएंट सप्लाई और ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी जो सर्कुलेशन इसी में आ जाता है। एक्सक्रीशन में हमें यूरिन पास करना हुआ है, टूल फिकस पास करना हुआ ये, और स्वेटिंग्स, रेस्पिरेशंस हैं। और जैसे कि रेस्पिरेशन के अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे हम टोटल सिस्टम पे, लेकिन ये जो सिस्टम हम नाम ले रहे हैं 5 सिस्टम्स बॉडीज़ के, ये सिस्टम तो हमारे एक्सटर्नल हुए जो मुझे साफ साफ दिखते हैं और हम ये कहते हैं सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर यूरिन पास नहीं हो रही, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा। तो ये तो हम ईज़िली समझ सकते हैं, लेकिन हमारे ऑर्गन्स भी इन्हीं सिस्टम को फॉलो करते हैं। उनका भी अपना सेल्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनका अपना सेल्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उनका सेल्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनका सेल्फ नर्वस सिस्टम होता है। इन सिस्टम में से जब कोई सिस्टम फेल होता है तो ऑर्गन काम करना या तो स्लो कर देते हैं या टोटल बंद कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस राइज होती है। कॉम्प्लिकेशंस इसलिए होती है, बॉडी कंप्लेंट करती है आपसे, उसे केयर करो। नर्वस सिस्टम को मैसेज दी जाती है कि इसे केयर किया जाए। नर्वस सिस्टम उस पर पूरे तरह से कोऑपरेट नहीं कर सकता है तो आपको तकलीफ़ होती है। उस जगह लोकल पार्ट में आपको बर्निंग या पेन या कंजेशन महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम मेडिसिन ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन में हम सिस्टम को ही जनरेट करते हैं। बाकी ऐसे अगर पेन होते हैं तो लोग पेन किलर लेते हैं, उसका अपना फंक्शंस है, अपने ट्रीटमेंट का तरीका है। अदर तमाम सिपैथीज़ अलग अलग तरीके से होती हैं। होम्योपैथ में जैसे सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, यूनानी में जो ट्रीटमेंट्स होता है एलिमेंट्स बेस्ड होता है, जैसे कि क्या लेते हैं, ब्लड, कफ और रक्त, और जैसे कि पित्त, कफ, रक्त और स्नायु, ये सब नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम, संजय टेम्परामेंट, बिलवस टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट, और इस तरीके से टेम्परामेंट जो रन करते हैं अदर पैथीज़ में। तो यहाँ पे हम सिस्टम बेस पे चलते हैं। यहाँ भी हमारे वहाँ सिस्टम टेम्परामेंट है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, संजयन टेम्परामेंट, बिलवस टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट, और ये 4 टेम्परामेंट्स को लेकर के हमारे वहाँ मिक्स टेम्परामेंट बनता है, जिसका जितनी कैरेक्टर्स होती है उस हिसाब से उस पर बिहेवियर, उसके नेचर, उसके बॉडी पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि क्लाइमेट का सूट करना, ना सूट करना, गुस्से का आना नहीं आना, और सेंसिटिविटी का बढ़ना घटना, और तो इस तरीके से तमाम सी चीज़ें होती हैं। तो ये टोटल बेस करता है हमारा सिस्टम पे। तो यहाँ सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारा शुरू होता है। तो यहाँ हमारा इंट्रासेलुलर वर्क क्या होता है। इंट्रासेलुलर वर्क में हमारी बॉडी प्रोडक्ट कैसे काम करती है वो है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पर्पस क्या है, इलेक्ट्रोहोम्यो है क्या, इलेक्ट्रो है क्या। तो आज जो हमारा सेशन है इस पर, और हम कंटिन्यू थोड़े ये सेशन को मूव कर रहे हैं, क्योंकि नए नए जो लोग होते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझ नहीं पा सकते किस तरीके से ये पैथी वर्क करती है। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा
एक वीडियो है जिसे फिर कंटिन्यू हम कर रहे हैं। ये आप पहले भी देख चुके होंगे, इसमें थोड़ा सा नया है और कुछ नए के साथ साथ कुछ हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेयर हैं उसको भी हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसलिए इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए थे। The short answer is chemical energy. To understand why, let's look at the long answer. What most people think of as electricity is simply the movement of an electrical charge. To move, and as a result use the potential charge, we need an energy source. Some of the most common are hydroelectric, nuclear, solar and wind. Technological advances. ये 4 टाइप के एनर्जी जो होती हैं हमारे आसपास वातावरण में, हमारे समाज में पाई जाती हैं, लेकिन एक जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है उससे हम अननोन होते हैं, और हम क्या सभी अननोन हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम इसी चीज़ को लेके पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे वहाँ 5 इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, जिसका रोल इस इलेक्ट्रिसिटी जो वीडियो है उस पर हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कब किस वक्त किस तरीके से काम करती है ये यहाँ पे समझ में आएगा। Allowed us to harness these sources, giving us wonders like computers and vibrating smartphones. The energy created by chemicals is due to the reactions of the atoms and molecules present. All of the elements we take in our bodies, like oxygen, sodium, potassium, and calcium, have a specific electrical charge, meaning they have a specific number of electrons, protons, and neutrons. Those specific charges. यहाँ पे हम थोड़ा सा रोकते हैं और थोड़ा सा हम बैक पे जा रहे हैं लेक्चर्स के अंदर। ह्यूमन बायोलॉजिकल सेल्स इलेक्ट्रो सॉरी, फिलहाल हमें भी कांटूर रख रहे हैं इसी को। Whether the positive or negative react to the charges of adjacent molecules. This reaction is what creates the energy needed to create electricity. When we eat or drink, the large molecules within our food get broken down by digestion, creating similar molecules. Those smaller molecules can be used by our cells to do work. This process is called cellular respiration. All of those molecules and elements in our bodies have the potential to create electrical impulses. Arguably, the most commonly mentioned electrical current within our bodies is the heart rhythm. Hearts contain within them a grouping of cells known as your sinoatrial node, or SA node. These cells within the SA node, sometimes called the pacemaker of the heart, contain electrolytes both inside and outside of the cells. The most common electrolytes within the body are sodium, potassium, calcium, magnesium. इसके साथ यहाँ पे एक स्लाइड्स है, वो स्लाइड्स देख लेते हैं। 5 minutes 10 आगे मिल गई। एक मिनट, थोड़ा सा इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ फास्फोरस। अब यहाँ से हम उस वीडियोस के साथ साथ चलेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि
देख रहे हैं कि कितने टाइप से एलिमेंट्स बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस बॉडी के लिए ज़रूरी है, और पोटेशियम्स, फास्फोरस का काम है हीट को प्रोवाइड करना। ये फास्फोरस हमें जो मिलता है और सी फूड से मिलता है। यहाँ पे सोर्स ऑफ फास्फोरस ये देख रहे हैं, सम मीट्स, सी फूड्स, फिश एंड नट्स एंड सीड्स आर रिच इन द फास्फोरस are good source of the minerals, and other types of meats, fish and beans contains phosphorus। ये और ये फास्फोरस हमें सोर्सेस कहाँ से हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे। फास्फोरस अब हम इस वीडियो को यहाँ से देखते हैं, से करते हैं। तो ये इनका वर्क क्या होता है। Generally reside outside of the SA node cells. Potassium generally lies within them. The cell membrane acts as a barrier between these electrolytes. Pressure within the bloodstream allows sodium to enter the cell, causing potassium to leave it. Less potassium leaves the cell than sodium entering it. The result is a continually growing positive charge. When the charge reaches a certain point, calcium channels in the cell membrane open up and allow for calcium to enter. This makes the interior of the cell extremely positive compared to the outside of the cell, known as an action potential. Once that potential reaches a certain point, it has enough power to discharge down the nerves of the heart. This electricity causes the muscles. हम हार्ट कार्डियक इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम देख तो रहे हैं वीडियोस, इसे मैनेज किस तरीके से करेंगे जब हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी कम मिल रही हो। तो इसे मैनेज करने के लिए जब लो बीपी हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में हम वहाँ पर S10 लेंगे। S10 मैनेज करेगा जो फूड्स हम लेते हैं अपने मील्स के अंदर, खाने के अंदर जो फूड्स सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसमें S10 उसका प्रॉपर वे में डाइजेशन करें और जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बॉडी को मिले। S10 का वर्क यहाँ पे होता है। C5 प्रोड्यूस होने वाले उसमें से जो प्रोड्यूस होने वाले जो सेल एनर्जी है उसको मेंटेन करता है। ये जो है कार्डियक मसल्स को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करता है। F यहाँ से न्यूरॉन्स सप्लाई करता है, नर्वस सिस्टम इसको एक्सेलरेट करता है। R यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेंटेन करता है। ये टोटल कार्डियक पर फंक्शन करने वाली मेडिसिन हो गई। अब ये इसमें S10 ये मिल करके C5 के साथ कार्डियक मसल को स्टिमुलेट करने का काम करती हैं। A1 कार्डियक मसल्स को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का काम करते हैं। F1 RE के साथ मिल करके इनके बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेंटेन करने का काम करती हैं। कभी भी कार्डियक कोई प्रॉब्लम आती है, लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर में हम WE का इस्तेमाल करेंगे, RE का नहीं। अगर कर सकते हैं तो माइनर कंडीशन में डाइल्यूशन 3 के अंदर हम RE का कर सकते हैं, बहुत लाइट कंडीशन में। अक्सर कार्डियक प्रॉब्लम जब भी आती है तो उसमें कहीं पे आर्टेरियल कंजेशंस होता है, लो बीपी होता है या हाई बीपी जो रीज़न भी होता है वो भी कहीं ब्लॉकेज की वजह से, कहीं कंजेशन की वजह से, कोई वॉल्व प्रॉपर नहीं खुल रहा, कहीं से फ्लो ज़्यादा आ रहा है, उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, इसलिए हार्ट पे पूरा प्रेशर आता है। तो यहाँ पर RE डायलेटर का काम करता है यहाँ पे, और उस बंद जगह को ओपन करने का काम करता है, और कार्डियक जो वॉल्व्स हैं उनके फंक्शन को मेंटेन करता है, उनका एक्सक्लरेट डायलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से वॉल्व प्रॉपर ओपन हो सके और जो फ्लो कम हो रहा है, एक तरफ से तो ओपन बराबर हो रहा है, दूसरी तरफ से ओपन कम हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो फोर्स है ब्लड का वो हार्ट के ऊपर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये RE ये उस कंडीशन को मेंटेन करता है।
अब ये ऑब्स्ट्रक्शन आर्टेरियल कहीं पे भी हो सकता है, ब्रेन के अंदर हो सकता है, लीवर के अंदर हो सकता है, या फिर आपके थाई के अंदर ही कहीं पे भी हो सकता है, कंजेशन की वजह से, प्लॉक की वजह से। जैसे कि जो लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर हैं, उन्होंने देखा होगा फार्मेसी के अंदर जो है कार्डियक जो फंक्शंस मेडिसिन हैं उसके अंदर किस तरीके से प्लग जमा होता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, और किस तरीके से हार्ट पे प्रेशर जाता है, वहाँ पे आपने देखा। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम इससे मेंटेन कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्लग हटाने के लिए हम S6 और का यूज़ ज़रूर करेंगे, और इसके लिए हम एक अलग से मेडिसिन बनाएंगे, S6A1 और RE, अगर प्लग सिर्फ हटाना है तो। वरना फिर इसके अंदर दोनों चीज़ आ जाएगी। S6 अलग से हम देंगे, क्योंकि ये कहीं पे भी फाइब्रोजन्स वगैरह जमा हो जाते हैं ब्लड के अंदर, कंजेशन क्लॉटिंग हो जाती है, तो इसे रिमूव करने का काम करते हैं। अगर हम S6 के साथ प्लग हटाने के लिए A1 का यूज़ कर रहे हैं, तो A1 की जगह पे जो फार्मूला दिया उसमें A3 का यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे A3 कंप्लीट कार्डियक मेडिसिन है, पूरे होल चैम्बर पे काम करती है, पूरे कार्डियक सेक्शन पे काम करती है, इसलिए वहाँ पे A3 का इस्तेमाल करेंगे। S10C5 A3 कर देंगे। अगर हम प्लग हटाने के लिए S6 का यूज़ कर रहे हैं तो S6 के साथ हम प्लस A1 और RE कर देंगे। RE जब हम S6 A1 RE करेंगे तो S10C5 A1 F1 के सॉरी A3 के साथ हम WE का यूज़ कर लेंगे या BE का यूज़ कर लेंगे। To contract and your heart to beat. Electrolytes crossing cell membranes, creating electrical discharges, is one of the countless ways the body uses the food we eat to create energy and power to do work. This is why the food content we eat is classified in calories, a calorie being a unit of energy. As technology advances, medical science will continue to unravel all the mysteries surrounding how the chemical reactions within our bodies maintain our daily lives and create our own bioelectricity. अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो चीज़ें फूड सप्लीमेंट के अंदर हम ले रहे हैं, तो ये जो फूड्स एलिमेंट्स के अंदर हमें ज़रूरत होती है फास्फोरस के सोर्सेस यहाँ से हैं इन चीज़ों में, आप देख सकते हैं। इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, बीन्स भी हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं मौजूद। और पोटेशियम भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डेवलप करने के लिए सेलों के अंदर, तो पोटेशियम की ज़रूरत होती है जो बनाना के अंदर मिल जाता है, सोर्सेज हैं। विच फूड्स कंटेन्स द मोस्ट पोटेशियम? पोटैटोज एंड स्वीट्स पोटैटोज आल ब्रांड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, मिल्क एंड योगर्ट, क्लैम्स, फ्रूट, फिश, टोमेटोज, कैरेट, बीट, ग्रीन एंड स्पेनिश बीन्स। ये फूड्स हाई इन पोटेशियम इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये अपने अगर रूटीन और डेली मील्स के अंदर अगर हम इस चीज़ का प्रॉपर वे में यूज़ करते रहें तो हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ के एलिमेंट्स की कमी नहीं होगी और हमारी बॉडी प्रॉपर हेल्दी रहेगी और प्रॉपर वर्क करेगी। यहाँ पे ये है रिच फूड्स, और ये स्लाइड्स इनकम्प्लीट है, कंप्लीट होते ही ये जो है हम ग्रुप में डाल देंगे, ओपन ग्रुप में, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी क्रिएट होती है। हम कभी किसी चीज़ को पे ध्यान देते हैं और किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर फूड्स एलिमेंट्स की कमी होती है। और मेडिसिन की ज़रूरत जब होती है जब हम सब कुछ रेगुलर खा रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी उसे मैनेज नहीं कर पाती है, तो उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। और ख़ास करके इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन जो है बिफोर S1 डाइजेशन जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर पहले से सलाइवेशन सिक्रेशंस ऑफ एंजाइम्स के लिए हम S1 का बिफोर यूज़ करेंगे। और ख़ास करके S1 का यूज़ जो है
सलाइवरी ग्लैंड तो होता है जिससे प्राइमरी स्टेज में ही टेस्ट बर्ड को मेंटेन करती है, जिससे टेस्ट प्रॉपर मिलता है और स्लाइवेशन प्रॉपर होता है, और स्लाइवेशन की वजह से फूड का जो है मास्टिकेशन ईजी हो सकता है। मास्टिकेशन के बाद सॉइल भी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम भी अभी आपने देखा ज़रूरत है बॉडी को। फिर मैग्नीशियम की ये भी सोर्सेज हैं, ये हाई इलेक्ट्रोलाइट्स फूड्स जिसमें ज़रूरत होती है बॉडी को। पालक है, स्पिनच है, और कैटल एप्स है जिसे खरबूजा भी कहते हैं हम लोग, बनाना है, और स्किम मिल्क है, और बटर स्क्वैच है, और ऑरेंज जूस है। तो ये सब चीज़ें हुई, और अब ये क्लोराइड की भी हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है। टोमेटोज़ हैं, लीफ वेजिटेबल्स हैं, ऑलिव ऑयल हैं, सी वीड्स हैं, रय हैं। अब क्लोराइड एसेंशियल न्यूट्रिशंस में मेन आयन ऑफ प्लाज्मा के अंदर होते हैं। फंक्शन का है एसिड बेस बैलेंस करना, क्लोरीन का है NaCl सिक्रेशन करना प्रॉपर, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेशन, सेल्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है इंटेंस वोमिटिंग एंड कॉज ऑफ क्लोराइड डिप्लेशंस। और क्लिनिकल जो इसका जो कॉम्प्लिकेशंस होता है वो ख़ास करके ऐसी कंडीशन पर जब इसकी डिफिशिएंसी से वॉमिट भी हो सकती है, तो इसलिए DNS वगैरह भी देते हैं। हमारे वहाँ वॉमिट के लिए एसालेबुन है। डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट्स को 1.5 to 5 ग्राम चाहिए, इन्फेंट्स को 0.25 ग्राम से 1 ग्राम तक चाहिए। इन सारी चीज़ों में क्लोराइड टोमेटो में भरपूर होती हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मल नेम सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स, सप्लीमेंट्स फॉर पिल्स, फूड्स, लिक्विड रिकमेंडेड डेली अलाउंस। इन्फेंट्स में 0 to 12 मंथ 1 to 0.93 ग्राम्स पर डे चाहिए। चिल्ड्रन को 1 to 13 ईयर्स में 1.2 से 3.2 ग्राम पर डे। देखिए, इसे दिखाने का मकसद हमारा ये है कि इसमें चाहिए, लेकिन क्या देना जब पड़ता है एक्सटर्नली, जब बच्चे या उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलती नहीं है, अंडर जब क्लिनिक आते हैं तो ज़्यादातर इसकी डिफिशिएंसी उनकी बॉडी के अंदर पाई जाती है, और डिफिशिएंसी ना हो तो वो बीमार भी ना पड़े, डिजीज़ भी ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट दो तरीके से होता है। एक तो वो चीज़ लेता ज़रूर है, बॉडी उसे मैनेज नहीं करती, और जैसे ही वो टेस्ट के लिए यूज़ हो पाता है उसकी बॉडी के अंदर, और उसका डाइजेशन इतना फास्ट होता है कि वो जो रिसेप्टर्स हैं इन चीज़ों को रिसीव करने वाले, वो रिसेप्टर्स काम नहीं करते और उन्हें पहचानते नहीं, और फिकस के अंदर, स्टूल के अंदर बाहर निकल जाते हैं रेक्टम से एनएस के ज़रिए। तो ये वेस्ट फूड्स के शक्ल में ये बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें मेडिसिन का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए अगर हम चाहते हैं कि जो फूड्स प्रॉपर लिया जा रहा है और प्रॉपर बॉडी को उसका मैनेज हो और वो वेस्ट ना जाए, खाने के बाद सीधे फेकस में बाहर ना आ जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील्स ज़रूर चलाते हैं। एडल्ट्स में 14 to 18 ईयर्स के अंदर 1.5 to 3.8 ग्राम पर डे चाहिए। एडल्ट्स में 19 एंड ओल्डर, उससे वो ज़्यादा उम्र वाले 1.3 to 3.8 ग्राम पर डे चाहिए। लैक्टिंग वोमेन को जो दूध पिलाने वाली हैं 1.5 to 3.8 ग्राम पर डे चाहिए। प्रेग्नेंट वोमेन को 1.5 to 3.8 ग्राम पर डे चाहिए। ये सोडियम ज़रूरी है बॉडी के लिए। सोडियम नहीं होगा तो बच्चा हेल्दी नहीं होगा। ये हमारी बॉडी इस तरीके से बनी है कि बॉडी के अंदर हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए, और जब बॉडी हमारी इम्बैलेंस होती है, सेल्स के अंदर इम्बैलेंस होता है, चाहे वो इंटरनली किसी कॉज की वजह से हो या एक्सटर्नली किसी कॉज की वजह से, या चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर हो या चेंज ऑफ बिहेवियर हो, जैसे कि रात में सोते हैं और कुछ ऐसा वर्क हो गया जिसकी वजह से रात में सोना नहीं हुआ, या रात में के जगह पे दिन में सोना शुरू कर दिया, तो हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दिन की रोशनी में रिसीव करती हैं और रात की
अंधेरे में रिलैक्स करती हैं और एनर्जी मिलती हैं। तो रात में अगर लोग जागने की आदत रखते हैं तो बहुत सी एनर्जी हमें रात में मिलती है, जब सोते हैं उसी वक्त मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती। जब तक हमारी आंख बंद नहीं होती है तब तक हमारे बॉडी का, आपने अगर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं, आपने पढ़ा होगा ये फार्मेसी फिलासफी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर सोलर प्लेक्स होता है। सोलर प्लेक्स हमारा अर्ली जो लोग सोते हैं, स्लीप द बेड होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जल्दी सोना जल्दी उठना, उसमें क्या है, जल्दी सोने में क्या होता है कि इंसान जो सोलर प्लेक्स है वो 12 बजे के बाद अपना काम करना बंद कर देता है। उसके जो सिग्नल्स हैं बॉडी ज़मीन पे आना बंद हो जाते हैं, उनके रेज़ें ज़मीन पे आना बंद हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में जब बॉडी हमारी रिलैक्स फॉर्म में नहीं होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है, तो वो सोलर प्लेक्स डीएक्टिव फॉर्म में होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अगर एनर्जी को लेना है, एक्टिव रखना है, तो हम जल्दी सोएं। और आप देखते होंगे पहले के लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, हेल्दी होते थे और डिजीज़ से कम डिजीज़ उन्हें कम होती थी, बीमार कम पड़ते थे। अभी के लोग देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, जो चाहिए वो मिलता नहीं उनकी बॉडी को। एक तो न्यूट्रिशन जो हमारे फूड्स हैं उनमें भी कमी है, वो जो फर्टिलाइज़र्स केमिकल की वजह से तैयार किए जाते हैं, पेप्सिसाइड बहुत ज़्यादा होता है, नेचुरल जो मैन्योर होता है वो यूज़ नहीं होता है, आज इसकी कमी पाई जाती है। और इस वजह से हमारे सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं, एनिमल, यहाँ तक कि एनिमल्स के जो मीट्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत सी चीज़ें कमी पाई जाती हैं। और हम खाते तो ज़रूर हैं लेकिन उन चीज़ों को हमारे बॉडी के अंदर मैनेज नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमारा सोने का, अर्ली सोने का जो है, ये सोना जो अर्ली है, हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं जो फूड्स को रिसीव करते हैं और फूड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसको एनर्जी फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो अगर ये अर्ली नहीं सोते तो सोलर प्लेक्स एक्टिव नहीं होता। सोलर प्लेक्स एक्टिव नहीं होता तो वाइटल आर्गन्स हमारे एक्टिव नहीं होते। वाइटल आर्गन्स एक्टिव नहीं होते तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटलिटी मेंटेन करने वाले जो इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन नहीं हो पाता, वो एब नॉर्मल हो जाता है। तो एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि हम अर्ली न सो करके, आपने देखा होगा अक्सर आपके जो चार्ट्स आती हैं, 3 बॉडीज़ बनाई हुई हैं, एक राइट एंड लेफ्ट एंड 4 चार्ट्स हैं और फ्रंट एंड बैक। तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रोपैथ की ज़्यादातर मेडिसिन की बुक्स के पीछे वो चार्ट होता है। उसमें आप देखेंगे सोलर प्लेक्स पे आरी लगाने के लिए अक्सर कहा गया है, इसीलिए कि वो उसे एक्टिव करना है, उसे चार्जेबल करना है। वो अगर चार्ज हो गया तो पूरी बॉडी इमीडिएटली एक्टिव मोड में आ जाएगी। तो एक तो यहाँ पे हुआ। और देर से उठने में क्या होता है कि सुबह के वक्त जो है, जब थोड़ी रोशनी निकलने होती है, जब सनराइज़ होने लगता है, सन की जो रेज़ें आने लगती है और स्काई के अंदर थोड़ा येलोइश, थोड़ा रेडिश कलर आ जाता है, वाइटनेस पूरी तरीके से गायब होने लगती है। और कहने का मतलब है कि डार्कनेस मौजूद हो और लाइट जैसे मून लाइट टाइप की रोशनी हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में ओजोन जो लेयर ओजोन जो होती है बॉडी पे, ओजोन जो लेयर होती है वो बॉडी यहाँ पे अर्थ पे आती है और उसी वक्त तक मौजूद होती है। जब सनराइज़ आना शुरू होती है तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है, उसकी कमी होने लगती है। तो ओजोन लेयर की कमी की वजह से हम और ज़्यादा वाइटल फोर्स जो हमारे अंदर है वो डिफिशिएंसी पाई जा रही है। इसके वजह से हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जिस क्लाइमेट में, जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ पे भी तमाम सा पॉल्यूशन है, इसलिए हमारी बॉडी फाइट नहीं कर सकती और कैंसर के चांसेस हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बनते जा रहे हैं। कैंसर के साथ साथ डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तमाम से अदर डिजीज़ डेवलप करती जा रही हैं। तो ज़रूरी है कि हम जल्दी सो और जल्दी उठें, जिससे कि ये दोनों तरफ से हम फ़ायदे में रहेंगे, वरना फिर हम नुकसान में रहेंगे। हाँ, ये चीज़ अब क्योंकि शहर का माहौल है, देहातों में भी है, मोबाइल है हाथ में, तो इसकी वजह से सोना भी देर में होता है, उठना भी देर में होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम फिर डॉक्टरों की ड्यूटी बन जाती है। और जो मेडिसिन है हमारे पास, इस टाइप को सेल को चार्ज करने वाली एनर्जी, इंट्रासेलुलर एनर्जी बेस्ड मेडिसिन वो हमारे पास है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए किस टाइप के ऑर्गन किस वक्त कैसे वर्क कर रहे हैं, हमें मेडिसिन का चूज़ उसी हिसाब से करते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट देती हैं। फिर जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो रिसेप्टर्स मेडिसिन के सहारे खुलते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ना सोने के लिए ज़रूरत होती है, ना उठने बैठने की ज़रूरत है, वो अपने टाइम से अपना काम करते रहते हैं।
उनके अंदर जो नेचर से आनी चाहिए चीज़ें वो प्रॉपर वे में नेचर से आ जाती हैं। वो हमारी मेडिसिन में जो एक्सट्रैक्शन होता है प्लांट्स का, जिसमें से जूस निकाला जाता है, स्पेजिकेशंस तैयार किया जाता है, वो सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं। फिर वो हम उसे डाइल्यूट करते हैं 1:9:1 के रेशियो से, फिर वो D3 तक पहुंचते हैं। D3 पे आके वो स्पेजिक का शेप लेते हैं, स्पेजिक में फिर भी कलर आता है, फिर हम उसे और डाइल्यूट करते हैं, क्लिनिकल बेस तैयार करते हैं। क्लिनिकल बेस में हम D5 पे पहुंचते हैं, चाहे वो ग्लोबल फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, फिर उससे प्रैक्टिस करते हैं। ये जो D5 रेंज होता है, चाहे वो ग्लोबल्स का हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म का है, ये कभी रिएक्ट नहीं करता, एग्रेवेशन नहीं होता और बॉडी को प्रॉपर वे में मैनेज करता है। ये एक तरीके का न्यूट्रल इंट्रासेलुलर फ्लूइड टाइप में होता है। ये जैसे भी हम पेशेंट को देते हैं उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है, जिसकी वजह से बॉडी इजीली मैनेज कर सकती है। हाँ, अगर कोई पेशेंट बहुत पुराना हो, क्रॉनिक हो, ऐसी कंडीशन में वो पेशेंट के अंदर एग्रेवेशन हो सकता है। इसके जो प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होंगे, तो हम उसे और डाइल्यूट करेंगे तो प्रोटॉन और डाइल्यूट होगा, तो उसके स्पेस मिलेंगे। स्पेस जितना ज़्यादा होगा प्रोटॉन उतना ज़्यादा डी एक्टिव फॉर्म में आएगा। नेगेटिव चार्जेस उस मेडिसिन के अंदर बढ़ेंगे डाइल्यूशन के, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे तो जो पॉजिटिव एक्शन है, पॉजिटिव मूड है, सेंसिटिविटी है, वो कम होती जाएगी। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट अलग है और ये इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इसे बताने में। तो हमारा मेन फोकस है कि आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन हम क्यों यूज़ करते हैं और लिम्फोमा का है। तो यहाँ पे हम स्पीडली हम इस चीज़ को देख लेते हैं, किन किन चीज़ों को मैनेज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने में बॉडी के, और सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। हाई कैल्शियम फूड्स, कैल्शियम फूड्स। सोर्स ऑफ कैल्शियम इंक्लूड मिल्क, चीज़ एंड अदर डेयरी फूड्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स सच एज kale, okra and spinach, soya drink with added calcium, bread and anything made with the fortified flour, fish where you eat the bones such as sardines and pelicards। ये हो गया हमारा जो है नेचुरल फूड्स के साथ कैल्शियम सोर्सेस, सोर्स ऑफ कैल्शियम अदर देन मिल्क। सो एंड अब यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझते हैं, हमारी बॉडी किस तरीके से मैनेज करती है। Your brain needs a lot of energy to function, a lot, despite the fact that the average adult brain is only about 2% of your total body mass. It uses a full 20% of the energy you spend while at rest. To keep all your brain functions going, neurons, the cells that make up your brain, have to constantly be at the ready, and that is no easy task. Your brain has about 86 billion neurons that are interconnected at 100 trillion to quadrillion synapses. When you're thinking, your neurons... यहाँ पे ब्रेन पे हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे? सीधे अगर क्वेश्चंस होता है तो हम F1 का यूज़ करेंगे। सेकंड जो हमारी जो मेडिसिन है वो S1 भी है, सी ग्रुप की C1 और C17 भी है, तो सीधे नर्वस सिस्टम पे काम करती है। जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है जैसे डायबिटीज़ वगैरह और भी तमाम से ऑटो इम्यून सिस्टम डिजीज़ के अंदर, तो हमारे अगले लेक्चर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे C17 बार बार ली गई है। तो यहाँ पे और फिर वहाँ पे न्यूरॉन्स की अगर डिफिशियंसी हो रही है तो जाहिर सी बात है जो ब्रेन के सेल्स को मिलने वाला न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। कहाँ से मिलता है वो न्यूट्रिशन? फूड्स मटेरियल्स के ज़रिए। फूड मटेरियल्स जो लेके कैरी करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो सेल्स के लिए, वो ब्लड करता है। ब्लड के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं A1 ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का काम करता है, और आर्टेरियल फंक्शन मेंटेन करता है। कहीं पे अगर कंजेशन हो और ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उससे आर्टेरियल कंजेशन में हम A1 का ये इस्तेमाल करते हैं।
तो अक्सर क्या होता है, ब्रेन को जब कम ब्लड सप्लाई मिल रही होती है तभी हम अनकॉन्शियस होते हैं, भूलना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, डिफिशिएंसी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है बॉडी के अंदर, आपके किसी पेशेंट के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में एनीमिया को मेंटेन करता है A1। अब जहाँ तक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करने के लिए सिंपैथेटिक मोटिवेटिव नर्व्स पे जो वर्क करता है वो RE करता है, सेंसरी नर्व्स पे जो काम होता है YE का होता है। तो यहाँ दो नर्व्स का काम है। अगर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट लोअर अनकॉन्शियस हो रहा है तो हम उस जगह पे, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी फॉर्म कम हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन उसके ब्रेन की तरफ कम हो रहा है, तो ऐसे में C1 देंगे, S1 देंगे। S1 जो है ज़्यादा मेजर डोज में देंगे, F1 स्ट्रॉन्ग करेंगे, A1 स्ट्रॉन्ग करेंगे और RE स्ट्रॉन्ग का मतलब अगर हम 5 ड्रॉप अपने पेशेंट को देते हैं तो इस कंडीशन में 10 ड्रॉप कर देंगे, S1 10 ड्रॉप कर देंगे, F1 10 ड्रॉप कर देंगे और RE जो करेंगे वो 20 ड्रॉप कर देंगे। 1 डोज सिंगल डोज अगर पेशेंट क्लिनिकल आ रहा है, लेकिन कंफर्म होना ज़रूरी है कहीं हैमरेज की कंडीशन में अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा है। अगर हम हैमरेज की कंडीशन में इस मेडिसिन को दे देंगे तो पेशेंट कोलैप्स कर सकता है, अगर स्ट्रॉन्ग डोज में देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जब आप कंफ्यूज हों तो वहाँ पे WE दें। दोनों टाइप की कंडीशन को, हैमरेज कंडीशन को भी मैनेज कर लेगा और आपका जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों यहाँ पे बैलेंस कर लेता है। ओके। Neurons are shooting messages back and forth across your brain. The cells are firing. And because someone could jump out and scare you at any time, they have to be ready to fire at a moment's notice. One study found that the firing of neurons uses about 2/3 of all your brain's energy. And now scientists have found out how brain cells recharge and fire. They found out where that energy is going. It turns out they operate much the same way your muscle cells do when you're exercising. हमारे मसल्स का मूवमेंट भी जो है ब्रेन के सिग्नल पे डिपेंड करता है। अगर हमारे मसल्स के अंदर स्पाज़म हो या क्रैम्प महसूस हो रहा हो तो हम ऐसी कंडीशन में S5, C5, A1 और RE, F1 और RE यूज़ करते हैं। यही ये स्पाज़म हो रहा हो, क्रैम्प मसल्स में फील कर रहे हो, मसल्स क्रैम्प करती है ना, जैसे ट्विच करती हैं, ट्विचिंग मसल्स के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम S5, C5, A1, F1, RE, क्योंकि उसे प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा है और वहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की कमी हो रही है, ये बॉडी उसे मैनेज नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे S5, C5, A1, F1, RE देंगे तो ये बॉडी को मैनेज करेगा। Both neurons and muscles need glucose, a simple form of sugar, to function. In order to get more glucose, they activate a protein called GLUT4, which lives inside our cells. As you start thinking really hard, extra GLUT4 moves to the surface of the cell membranes. As I understand it, the GLUT4 is sort of like the neuron. ऐसे भी ग्लूकोज मैनेज करने के लिए S5 और F1 ग्लूकोज को मैनेज करता ही है बॉडी के अंदर। अब ये जब मेट्रिया मेडिका में आप लोग पढ़ेंगे रेगुलर जो हैं उसके अंदर ये इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जितना छोटा दिखता है 38 मेडिसिन है लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन उतना ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें रेगुलर आती जाएंगी और आप समझते जाएंगे किस तरीके से ये हमारा जो है बायोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करता है हमारा पूरा ये ग्लूकोज लेवल फंक्शन, प्रोटीन लेवल फंक्शंस। अभी आप प्रोटीन के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वक्त कम होता है और प्रोग्राम ज़्यादा होता है, मैनेज नहीं हो पाता है किस तरीके से किधर से कौन सा प्रोग्राम उठाया जाए और जैसे आपको अच्छी तरीके से इसके नॉलेज दी जाए। Sticking a little fishing net out into the bloodstream to grab glucose. Once the nets are out there, they just keep grabbing more fuel, allowing our brain cells to burn the midnight oil. Once it grabs onto the glucose, it can use that to send messages and keep you thinking. There's a common misconception, though, that your neurons are firing electricity from one cell to the next, and that's a bit misleading. It's not like electricity in your home. Instead, your brain's electrical signals come from charged molecules called ions. The charge propagates down the length of a nerve cell membrane, kind of like doing the wave at a hockey game. When it reaches the end of the cell, the electrical signal is converted into a
chemical signal. The chemicals are collectively called neurotransmitters, which allow the cells to talk to each other. The neurotransmitters are stored in little containers across the neuron called vesicles. Neurons can have hundreds to hundreds of thousands of vesicles, all making sure the messages it wants to send. इन वेसिकल्स पे वर्क जो करते हैं A1 के ज़रिए वेसिकल्स पे वर्क कराया जाता है। और ये A1 में जब हम देते हैं किसी डिजीज़ के अंदर, तो वेसिकल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो वो यहाँ से मेंटेन कर दी जाती है। Can get out safely. Okay, so now that you have that, this is the cool part. Once a neuron is ready to talk to its neighbor, it's ready to fire, it releases an ion via these chemicals and throws it into the synaptic gap, the space between neurons. And then, bam! The ion is grabbed by the next neuron in the chain, and the game of brain telephone continues. All of this activity is powered by a molecule called adenosine triphosphate, or ATP, which is generated by the mitochondria, the powerhouse of the cell. And what does mitochondria burn? जब सभी कह रहे हैं कि S1 प्रिवेंटिव मेडिसिन है और ये और एपिडेमिक एंडेमिक सभी डिजीज़ की को कंट्रोल करती है, तो ये इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है। और इम्यून सिस्टम पे ये जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP पे वर्क करती है। ATP बॉन्ड को मेंटेन करती है। हमारे बॉडी के अंदर जब बॉन्ड डिस्टर्ब होते हैं तभी जा कर के हम डिजीज़ की तरफ डेवलप करते हैं और डिजीज़ हमारे बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होती है। और या फिर सेंसलेस या केयरलेस हम उसी वक्त होते हैं, हमारा सेल्स हो जाता है। और जब केयरलेस सेंसलेस होता है तभी हमारे अंदर कोई नई एक्टिविटीज़ पैदा होती है और बॉडी जो है टायर्डनेस की तरफ होती है या डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स या फॉर्मेशन ऑफ सेल्स की तरफ होती है। ये जैसे कि अभी सिग्नल्स के बारे में बताया जा रहा है, ये सिग्नल्स हमारी बॉडी के एवरी पार्ट्स के अंदर होते हैं, सभी जगह पहुंचते हैं। अगर कहीं पे सिग्नल्स पहुंचना बंद हो जाएं तो वो उस जगह पे न्यूट्रिशंस जो सप्लीमेंट है वो सेल लेना बंद कर देगा, बल्कि ये कहेंगे वो सेल डेड हो जाएगा। सेल जब डेड हो जाएगा तो वेस्ट में आ जाएगा। तो वेस्ट कंडीशन में उसे क्लीन अप करने के लिए कोई चाहिए प्रॉपर जो बॉडी से साफ़ करे। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी उसे क्लीन अप नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे मैसेज नहीं मिल रही है, तो ये यूजलेस और सेंसलेस होकर के वो सेल वहाँ पड़ा रहेगा। जैसे कि कैंसर की कंडीशन में होता है, डेवलप वहाँ पे डिस्ट्रक्शन तो होता है, फॉर्मेशन भी होता है। फॉर्मेशन होता है उसका भी कंट्रोल नहीं होता, डिस्ट्रक्शन भी होता है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए वो एक ग्लैंड्स बढ़ती जाती है और वहाँ पे एक गोश्त का टुकड़ा दिखता है कि बढ़ता जा रहा है, मांस का टुकड़ा, मसल्स। और वो फैट प्रोटीन में होता है। और प्रोटीन जब हम बॉडी को देते हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर उस वक्त फैट की चीज़ों को बंद करा देते हैं, या मीट वाली चीज़ें जो है, बीफ की चीज़ें या भी जो भी चाहे प्रोटीन वाली चीज़ें, वो ज़्यादातर बंद करा दी जाती है और ग्रीन वेजिटेबल पे ज़्यादा रखा जाता है पेशेंट को। And what does mitochondria burn? Glucose, baby. So, GLUT4 grabs some glucose, pulls it into the cell, gives it to the mitochondria, which converts it to ATP so that we can send charged ions through neurotransmitting chemicals all the way to the next cell. And this happens again and again and again. It's happening in your brain right now while you're watching this. Or if that's too confusing, just remember our brain basically runs on sugar, just like muscles. Also, like muscles, if you're low on sugar, it makes it hard for your brain to work. It seems like the optimal amount of sugar for your brain is about 25 grams of glucose floating in your bloodstream. For scale, that's about as much as you'd find in a banana. So if you're ever in a fog, take a break, have a bite, and let your thinking cover. So more glucose doesn't mean more better. But what about electricity? Would giving my brain a little jolt kick things into overdrive? Julia tackles that super insane idea here. Have you ever noticed your brain runs differently when you haven't eaten? I've definitely noticed this. Let us know in the comments. Make sure you subscribe for more, and thanks for watching. ये हमारे वहाँ जो 5 इलेक्ट्रिसिटी है और जिसका काम बॉडी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव को मेंटेन करना, और इस तरीके से हमारे पास जो 5 इलेक्ट्रिसिटी है उनका वर्क भी जो है, जैसे कि रेड इलेक्ट्रिसिटी है, रेड इलेक्ट्रिसिटी का वर्क जो होता है बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना, जहाँ पे सर्कुलेशन की कमी हो सर्कुलेशन को फास्ट करना, और एनर्जी अगर बॉडी को कम मिले तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी प्रोड्यूस कराना।
कोई पार्ट बॉडी का सेंसलेस हो गया है तो उसे एक्टिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि डब्ल्यू है, डब्ल्यू जब हमें समझ नहीं आती कि हमें यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है तो वहाँ पे डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस में यहाँ पे हम देख लेते हैं ये, सॉरी ये, एक मिनट, स्लाइड्स बहुत ज़्यादा खुल गई इसलिए वो स्लाइड्स नहीं पाएगा। खैर ये आज तो मैंने नहीं हो रहा क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा था कि हर चीज़ को हम प्रॉपर दिखा सकें, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन कर दिया है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप नहीं हो पा रहा है। तो अब हम इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे कल के दिन कि आपको एक ही टॉपिक पर रखा जाए और जो हमारा पुराना सब्जेक्ट चल रहा है लिम्फोमा उसको कंप्लीट किया जाए और स्टेप बाय स्टेप हम पूरा कर सकें, और जिसकी वजह से प्रोग्राम भी ढूंढने में परेशानी होती है। अभी आप जैसा प्रोटीन के बारे में समझ लें, प्रोटीन हमारे बॉडी में कैसे काम करती है और प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरत क्या है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन उस पर कैसे काम करती है, ये हम आपको बताएंगे लाइफ साइंस के बारे में। फैट्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स। Hello, good evening all of you. I am from Life Science and today we are going to discuss about fats and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं fats के बारे में। Fats, as we all know that fats are essential component of healthy diet। जैसा कि एक सही इंसान को जो नॉर्मल डाइट वाला खाना खाना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और सारे इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, उनमें से फैट भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो फैट से टेस्ट और टेक्सचर ऑफ फूड इफेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग कोई क्रीमी चीज़ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या कोई हम लोग मकई खाते हैं, तो इनका डिफरेंसेस हैं। चने खाना एक डिफरेंसेस है, चना खाने में और आइसक्रीम खाने में फ़र्क होता है। हेलो, अब आ रहा है क्लियर? अब मैं क्लियर हूँ? नाउ आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो, ओके ओके। टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ फूड भी बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से इफेक्ट करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ फैट, और एंड फैट इज ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी हमारा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन ही दे सकता है, उससे ज़्यादा एनर्जी हमारा फैट देता है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ दिन बहुत ज़्यादा फास्ट करें तो सबसे पहले हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करती है, फिर कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करने के बाद फिर वो फैट को यूटिलाइज करती है, और जब फैट को यूटिलाइज कर लेती है फिर उसके बाद वो प्रोटीन को यूटिलाइज करती है। जैसा कि देखते हैं लोग डाइटिंग करते हैं ताकि पतले हो जाते हैं, तो पतले होते हैं तब तक कि वो पहले अपने बॉडी के कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करवा लेते हैं, फिर अपने फैट को यूटिलाइज कर लेते हैं जिससे वो पतले हो जाते हैं, और जब प्रोटीन को बॉडी यूटिलाइज करने लगती है एज एन एनर्जी पर्पस तो बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, फिर तो हॉस्पिटलाइज जैसी कंडीशन हो जाती है और बहुत बड़ा माल न्यूट्रिशन हो जाता है। फिर फैट का क्या काम होता है? सेल्स और टिश्यू के अंदर काम होती है। ये फैट, जो हमारा फैट्स होता है, ये बहुत एसेंशियल विटामिन्स को अपने अंदर रखता है, और फिर जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से रिलीज भी करता है। और फैट जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे हार्मोन हमारा है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने के अंदर भी फैट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज़ अ वेरी गुड एंड वाइटल communicative hormone present in the cell, so prostaglandin is very much important. Therefore आज हम लोग फैट के बारे में पढ़ने वाले। फैट किन चीजों से मिलके बनता है? कोई भी फैट दो चीजों से मिलके बनता है, तो टू टाइप्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल एक होता है जैसे कि कोई एक, जैसे हमारा हथेली हो गई ग्लिसरॉल, और अगर हम लोग
आगे का अंगूठा और पीछे की शॉर्ट फिंगर, थंब और फिंगर को अपने पास कर लेते हैं तो 3 फिंगर्स हमारी सामने दिखेगी. The 3 fingers resembles the fat, triglyceraldehyde fat. When one finger we arise, suppose I'm trying to tell you the structure of fat, as it is also very necessary to understand the fat, but along with this, without this you could also understand the fat, as it composed of glycerol and fatty acid. The fat are also of 3 type: monoglyceraldehyde, diglyceraldehyde and triglyceraldehyde. When glycerol is attached to a single fatty acid, it is known as monoglyceraldehyde. When single glycerol get attached with 2 fatty acid, then it is known as diglyceraldehyde. When a single glycerol get attached with the 3 fatty acid, then it is known as a triglycerol. The attachment between the glycerol and fatty acid could be take place by the process of hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. देखिए जो चेन होती है ना फैटी एसिड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ग्लिसरॉल तो तीन कार्बन एटम का ही बना होता है, लेकिन फैटी एसिड की चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरीके का फैट है. जैसे कि शॉर्ट चेन का कोई फैटी एसिड होता है तो उसके अंदर 2 या 5 कार्बन होते हैं, लेकिन जो मीडियम साइज का होता है उसके अंदर 6 या 5 कार्बन हो जाते हैं, या 12 तक कार्बन तक पहुंच जाता है. 6 7 8 9 10 11 12 तक मीडियम चेन साइज पहुंच जाती है. लेकिन जो बहुत लंबी चेन के होते हैं, जैसे कि 13 के बाद के जो 13 से ज़्यादा जिन में कार्बन होता है, जो जिन फैटी एसिड के अंदर, वो फैट होते हैं लॉन्ग चेन वाले. अब ये हम लोगों ने समझा स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं जो फैटी एसिड होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं. एक तो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जैसे कि मसलन देखा जाए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, जैसे कि हम लोग ये आपस में एक दूसरे से पैक कर देते हैं. ये सीधी डंडी की तरह होते हैं, सीधी पेंसिल या पेन की तरह समझ लिया, सीधी पेंसिल की तरह. ये एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाते हैं अच्छे से, ये कंप्रेस हो जाते हैं और ये सॉलिड इन रूम टेम्परेचर में मिलते हैं. जैसे कि हम किसी बॉडी का डिसेक्शन करें तो उसके अंदर हमें फैट मिलता है, तो फैट क्या होता है, वो सैचुरेटेड फैट होता है. लेकिन अनसैचुरेटेड जो फैट होता है ना, द अनसैचुरेटेड फैट आर मोस्टली इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट होता है. अनसैचुरेटेड फैट का मतलब होता है कि उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, और सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये पूरा एक फैटी चेन है और ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड है बाय हाइड्रोजन एटम से. तो सैचुरेटेड फैट ये होता है. अनसैचुरेटेड फैट में डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है. जैसे कि डबल बॉन्ड के आते ही किंक आ जाता है, मॉलिक्यूल टेढ़े हो जाते हैं, इस वजह से टेढ़ा हो जाता है फैटी एसिड, इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है. लेकिन सैचुरेटेड फैट तो एकदम सीधा सीधा होता है, लकड़ी की तरह, एकदम जैसे देखा जाए तो एकदम सीधी लकड़ी. तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ बांध सका, लकड़ियों को जिस तरह आपस में एक दूसरे से बांध देते हैं रस्सी से, उस तरीके से हमारी बॉडी सैचुरेटेड फैट को आपस में एक दूसरे से बांध देती है और वो सॉलिड फॉर्म में रहता है. और अनसैचुरेटेड फॉर्म वो तो टेढ़ी लकड़ी की तरह होता है, वो आसानी से बनता नहीं है, तो इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है. जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे LAI, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो कि मिलता है वॉलनट्स, अखरोट से, सोयाबीन ऑयल से, कैनोला ऑयल से, इन सारी चीजों से अल्फा लिनोलेनिक एसिड मिलता है. और ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है. और दूसरी तरफ देखा जाए तो EPA, इकोसा पेंटाथोनिक एसिड और डोकोसा हेक्सानिक एसिड, EPA और DHA, ये दोनों मिलते हैं मैराइन सोर्स से, मतलब पानी से मिलते हैं, मतलब मछली खाने वालों को ही मिलते हैं. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, EPA और DHA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद कर लीजिए. EPA और DHA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ये किस चीज़ से मिलते हैं, ये एल्गे, मतलब एक काई होती है, जिस तरह हमारी बारिश के दिनों में हमारी जो वो होती है, वॉल्स होती हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, द एल्गे मोस्टली ग्रो ऑन दैट वॉल्स. इन द सेम वे, उसी तरीके से
algae mostly grow on the water bodies, and that algae is mostly been consumed by the fishes named as salmon and sardines. सार्डिन्स और सल्मोन नाम की कुछ मछलियां होती हैं जो उस एल्गे को पानी के अंदर कंज्यूम करती हैं, और वो एल्गे बनाती हैं ऐसे सारे फैटी एसिड, और वो जब मछलियां खाती है तो उनमें फैटी एसिड आ जाता है, और जब हम उन मछलियों को खाएंगे तो हमारे अंदर आ जाता है। हमारी बॉडी के अंदर भी काम होते हैं कि जैसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जैसे कि हम सोयाबीन ऑयल खाते हैं या अखरोट का तेल खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये EPA और DHA जैसे अच्छी चीज़ों को बना सकती है, लेकिन हमारी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं होती है, तो इस वजह से हमें बनाती है लेकिन बहुत कम रेट में बनाती है। इट्स क्रिएटेड इन अ वेरी लेस अमाउंट, सो वी हैव टू टेक द एक्सटर्नल इनटेक ऑफ दिस थिंग। जैसे कि देखा जाए तो अब इनके पोजिशनल आइसोमेरिज्म होते हैं फैटी एसिड के दो तरीके, एक सिस होते हैं और ट्रांस। मैं आपको ये सब स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि किस तरीके के फैटी एसिड्स को हमें लेना चाहिए, कौन कौन से हमें हार्ट अटैक के टाइम पे हार्ट अटैक को प्रिवेंट करते हैं, कौन से हमें हार्ट अटैक करते हैं, कौन से हमें एर्थरोस्क्लेरोसिस जैसे चीज़ें, वेरियस डिजीज हमें कॉज करती हैं। तो उन चीज़ों के प्रिवेंशन के लिए सिस और ट्रांस को समझना और इनके फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को समझना, फैटी एसिड के लेंथ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिस और ट्रांस एक तरीके के फैटी एसिड होते हैं जो कि एक तरीके पोजिशनल आइसोमेरिज्म होते हैं, और पोजिशनल आइसोमेरिज्म ट्रांस एक खतरनाक तरीके का फैटी एसिड होता है, लेकिन सिस तकरीबन थोड़ा कम खतरनाक होता है, मतलब ठीक होता है। अब हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजनेटेड, जैसे कि हम तेल से हम लोग घी बना सकते हैं। तो तेल से जो घी बनाया जाता है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये कनाडा, अमेरिका और यूरोप के तमाम मुल्क में, इन द नेशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन नेशंस, दिस टाइप ऑफ सैचुरेटेड एसिड इज टोटली बैंड, एंड बिकॉज ये ट्रांस फैट कहाँ से मिलता है? मीट से और डेयरी प्रोडक्ट से, जैसे कि रोगन होता है, कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग मीट खाते होंगे, रोगन बहुत नुकसानदेह होता है। डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलता है, लेकिन अच्छी डेयरी वाले लोग उसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो बहुत नुकसानदेह होता है। और प्रॉपर कंटेंट आता है, जैसे कि आप अगर कभी आइसक्रीम लेंगे अमूल की, तो उसके पीछे कंटेंट लिखा रहता है क्या क्या है इसके अंदर कंटेंट। तो अच्छी कंपनी इस चीज़ों को मैटर करती है। तो आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं या मीट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान में रखें कि पीछे उसके कंटेंट क्या लिखा है, पीछे उसके इंग्रेडिएंट क्या लिखे रहते हैं। ट्रांस फैट को प्लीज़ उसको रोकिए क्योंकि बहुत नुकसानदेह होता है। रिमूव फ्रॉम द पूरे यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से रिमूव हो चुका है ये फैट लेना, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। बहुत बड़ी बड़ी आर्टरी और हार्ट डिजीज कॉज करते हैं ये ट्रांस फैट और ये सैचुरेटेड फैट, तो इसको रिड्यूस करना चाहिए। पीनट्स बटर अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। पीनट बटर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए और अच्छी कंपनी का लेना चाहिए, सो फ्रॉम द सुपरमार्केट। अब फैट क्या होता है? फैट को आप समझिए जैसे गोल गोल बॉल है, जैसे कि मसलन आप समझिए, please try to consider fat as a ball. When you consider the fat as a ball, then I will be more convenient to understand that thing to you people. Please consider fat as a ball and as a globule structure. When on that globule, the bile salt will get attached. The bile salt when get attached to that globular type of ball, then the lipase enzyme, which is mainly secreted by our salivary gland and also by the pancreas, would easily be help in digestion of the fat into the more simpler compound so that the body could easily be assimilate it. देखिए, फैट को आप समझिए एक बॉल है, बॉल के ऊपर आके जुड़ गया बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट को समझ लीजिए जैसे काटियां आके जुड़ गई, अब उसके अंदर जुड़ गई, अब बाइल सॉल्ट काटियां आ गई, अब बाइल सॉल्ट थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे, अब थोड़ा हमारे पास लाइपेज एंजाइम है जो कि स्पेशली होता है लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए। हमारी स्लाइवा भी रिलीज करते हैं और हमारे पेनक्रियाज भी रिलीज करते हैं उन चीजों को। देखिए, अब ग्लोब्यूल जो हमारे बॉल हमने कहा था कंसिडर करें, उसके अंदर फैटी एसिड है और मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। फैटी एसिड और मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड अब ये टूट चुके हैं सिंपलर फॉर्म में, फैटी एसिड मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? अब हम लोग नाउ वी आर गोइंग थ्रू द पाथवे by which
our body utilize the fat. Inside the globule, if you consider the globule as a ball, then inside the ball there is a hydrophilic region, and outside the ball surface contain a hydrophobic region. हाइड्रोफिलिक रीजन का मतलब ग्लोब्यूल के अंदर वो सी सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप वो सारी कंटेंट होंगे जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हो, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो एंड है बॉल के बाहर वाला, उसके अंदर पानी कभी नहीं छू पाता, पानी हमेशा उससे दूरी भागता रहता है। तो अब उस बॉल के अंदर क्या है, फैटी एसिड, और वो फैटी एसिड अब एंटर करेगा एंटेरोसाइट्स में। एंटेरोसाइट्स हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, और उसके बाद वो एंटर करेगा लैक्टियल के अंदर। लैक्टियल क्या होता है, ये एक लिम्फेटिक वेसल्स होता है जो कि फैटी एसिड को अपने अंदर ले लेता है। अब देखते बात करते हैं, अब इस बॉल के अंदर क्या क्या है। ट्राइग्लिसरील्डिहाइड है, इस जो बड़ी बॉल थी ग्लोब्यूल, उसको तोड़ने के बाद जैसे पेनक्रियाज से हमने तोड़ा बाइल सॉल्ट की मदद से, अब छोटी छोटी बॉलें बन गई, उसे कहा जाता है, जो ग्लोब्यूल बड़ी बॉल थी उसके बाद जो छोटी छोटी बॉल बनी है हमारी बॉडी में, उसे कहा जाता है कॉलीमाइक्रोन जो होता है, जिसके अंदर ट्राइग्लिसरील्डिहाइड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, विटामिन ए, डी, ई एंड के होता है, और तमाम तरीके के प्रोटीन और लिपिड के ऊपर एक लेयर बन जाती है जो कि हमें फैसिलिटेट करती है ताकि हमारी बॉडी जो कंपोनेंट होते हैं फैट के, उसे आसानी से यूटिलाइज कर सके, उसे आसानी से एसिमुलेट कर सके, ताकि हमारी जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर, बॉडी को मेंटेन प्रोसेस के अंदर वो उसको यूटिलाइज कर सके। लैक्टेल मतलब जहाँ पे कॉलीमाइक्रोन जाके अंदर घुस गया है, लिम्फेटिक वेसल्स है लैक्टेल, जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। फिर उसके बाद थोरैसिक डक्ट, लैक्टेल के बाद जाते हैं थोरैसिक डक्ट के अंदर। थोरैसिक डक्ट के बाद ये सीधे पोर्टल वेन के अंदर जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं, और उस ब्लड स्ट्रीम से मसल्स में जाते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू, जैसे कि हम लोग देखा जाए जो हमारे बटक्स होते हैं एडिपोज टिश्यू को होते हैं, और भी तमाम तरीके के हमारी बॉडी में अंदर टिश्यू होते हैं, जैसे कि हमारे लीवर के ऊपर कुछ टिश्यू होते हैं, किडनी के ऊपर टिश्यू होते हैं, वो एक टिश्यू होते हैं जिनको बाद में बॉडी इस्तेमाल करती है। जैसे हमारी फैट स्किन के अंदर टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, वो जो हमारे बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि हमें सर्दी में ज़्यादा मतलब हमारी बॉडी गर्म रहे और ज़्यादा शिवरिंग ना करे। जैसा फैटी लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है, कम सर्दी लगती है, तो क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू होता है, और उसी एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके और ज़्यादा फैट मिल जाता है। अब कॉलीमाइक्रोन कुड बी यूटिलाइज्ड बाय द लीवर। हमारे जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ड्रग ले लें, अगर हमने नेसल कैविटी के थ्रू कोई भी ड्रग को इनहेल किया है तो वो बात अलग है, वो लीवर तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जितनी भी ड्रग लेते हैं, कोई भी चीज़ हम लेते हैं, वो हमेशा लीवर से बाईपास ज़रूर होता है। तो इस तरीके से कॉलीमाइक्रोन को हमारा लीवर भी अपने काम के लिए तो सबसे पहले इस्तेमाल करेगा, क्योंकि लीवर तो एक वाइटल ऑर्गन होता है, और या तो ये कॉलीमाइक्रोन डीजनरेट हो जाता है लीवर के अंदर जाके, ताकि हमारी दूसरे ब्लड से के थ्रू हमारे दूसरे सारे ऑर्गन को सही मिल सके न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे बात होती है हार्मोन्स की। जो फैट होता है ना, ये हार्मोन को बनाने के काम आता है, जैसे कि हेल्थ, प्रीकर्सर टू हार्मोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। हम लोग जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है जो हम बनाते हैं अपनी हेल्थ के लिए। अब वैसोडाइलेशन, हमारी जो वेन्स होती है, जो आर्टरी होती है, ये डायलेट भी होती है और कॉन्स्ट्रिक्ट भी होती है। ये निट्रिक NO एक ऐसा कंपाउंड होता है, निट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि वैसोडाइलेशन में वर्क करता है। इसके अंदर भी हेल्थ, इसके अंदर भी फैट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। अब होता है लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल। तो ये बताना है आपको कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल अगर हम लोग लेते हैं तो जिससे हमारी हार्ट डिजीज, हार्ट में जो प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज होते हैं, वो भी उनको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। अब हम आपको मेन टॉपिक पर ला रहे हैं, जो हमारे आज के समरी। हमें कोई भी इंसान को
20 से 35% कैलोरी का अपना फैट से लेना चाहिए। मतलब हमारे 20 से 35% हमारा फैट खाने में रोजाना होना चाहिए, हमारी मील का, हमारी डाइट का। जैसे कि अगर हम लोग क्वांटिटी देखें तो 44 ग्राम से लेकर के 78 ग्राम तक हमें अपना लेना चाहिए एज अ नॉर्मल बॉडी को फैट लेना चाहिए। फैट अलग अलग तरीके के होते हैं और उनका अमाउंट भी अलग अलग तरीके का होता है। तो ये फैट्स खाने से पहले आप सुपरमार्केट से जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, एट दैट टाइम प्लीज ट्राई टू गो थ्रू द बैक कंटेंट ऑफ दैट wrapper or of the packet of that product to understand that how much fat does it contain and what amount of that product you should have to take that to maintain your healthy life। अगर आप किसी भी सुपरमार्केट, किसी भी मॉल में जा रहे हैं और कोई भी कैसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो प्लीज़ उनके पीछे का रैपर के थ्रू एक बार देख लीजिए कि उसमें कितना फैट कंटेंट है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ 44 ग्राम और 78 ग्राम के बीच में आपको रोजाना लेना रहता है, तो आप उस चीज़ को उतना ही खाइए जितना कि आपकी बॉडी यूटिलाइज कर सके, अदरवाइज ये बहुत आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ऐसे कि NCBI की एक वेबसाइट है साइंटिफिक रिसर्च की, आप चाहें तो उसके थ्रू भी गो थ्रू हो सकते हैं। आप उसके थ्रू बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि किस किस डिजीज़ के अंदर कितना प्रोपोर्शन का फैट और किस अमाउंट में और किस टाइप का फैट हमें लेना चाहिए। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल सबसे बेहतर होता है, वो लेना चाहिए। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को मेनली अवॉइड करिए। जैसे कि बताया जा रहा है सेचुरेटेड फैट अवॉइड करिए, सेचुरेटेड फैट ना लीजिए क्योंकि सेचुरेटेड फैट बहुत नुकसान करता है। एज लो एज पॉसिबल, जितना कम हो सकते है उतना कम सेचुरेटेड फैट लीजिए। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप पीछे का कंटेंट रैपर का पढ़ेंगे मॉल में। लेस ले और ट्रांस फैट भी बहुत कम लीजिए, 10% से भी कम लीजिए। मतलब ट्रांस फैट को रिड्यूस करिए। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ है ट्रांस फैट है सुपरमार्केट के अंदर, तो उस प्रोडक्ट को अगर आप खरीद रहे हैं तो उसे ज़रा कम खाइए। आप हमेशा अपनी डाइट को मेंटेन रखें कि आपकी बॉडी के अंदर ट्रांस फैट ना ज़्यादा बढ़ जाए। 10% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए ट्रांस फैट, और सैचुरेटेड फैट कम से कम होना चाहिए। ज़्यादातर अगर आपको फैट लेना ही है तो आप लीजिए अनसैचुरेटेड फैट, जैसे जिसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट या मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये सबसे ज़्यादा बेहतर होंगे। और अगर आप टाइप पे ज़्यादा फोकस करिए कि आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट लें, ना कि आप ज़्यादा अमाउंट पे फोकस करें। मतलब आप अपने टाइप पे अगर फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस तरीके का फैट आपको लेना चाहिए। आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आपकी बॉडी के अंदर अच्छा फैट जाएगा तो खराब फैट को कम करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, उसके मेटाबॉलिज्म को कम करेगा। और अगर आप गंदा तरीके का फैट ज़्यादा ले लेंगे तो आपकी बॉडी एबनॉर्मल हो जाएगी। तो आप मेन फोकस करें किस तरीके का फैट लें, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ना कि ज़्यादा फोकस करें सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट के बारे में। सिस फैट को ज़रूर ले लें, लेकिन ट्रांस फैट को और सैचुरेटेड फैट को हाईली अवॉइड करें। तो आज हमें लेसन में ये समझ में आया कि हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट को लेना चाहिए। हमें इस तरीके की, जैसे कि जो मछलियाँ खाते हैं या जो ऐसा प्रोटीन लेते हैं, सैल्मन और सार्डिन्स जैसी चीज़ों को लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे फैट की प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो कि हमें इंपॉर्टेंट है। टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनिस्बत के अमाउंट से। द टाइप इज हैविंग द मच प्रायोरिटी इन द डाइट इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ द फैट प्रेजेंट इन द डाइट। गुड बाय। हैव यू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? हेलो हेलो, आपको कोई सवाल है इस चीज़ों से रिलेटेड? क्या आप लोग अच्छा नहीं, कोई सवाल है? ठीक है, गुड बाय, टेक केयर। हेलो। आज टाइम सेशन ज़्यादा हो गया क्योंकि बहुत से एसेंशियल चीज़ हैं जो हमारे वहाँ इलेक्ट्रो AS सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पढ़ाई नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को लेके आ रहे हैं, और ख़ास करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सेशन के अंदर ही रखा है इस चीज़ को। तो अब जैसे कि यहाँ पे सैचुरेटेड फैट नॉन सैचुरेटेड फैट की बात आई है, तो हमने तो खा लिया है, ले लिया है, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ रहा है। अब हम इस पर मेडिसिन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस चीज़ पे। और इसमें क्या है, अगर हमने ले लिया है तो उससे
एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकाला जा सकता है एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकालने के लिए हमें H6 और A1RE का यूज़ करेंगे। ओके, अगर उसे हमें बॉडी के अलग सरफेस में हमें निकालना है S1, हेलो अब आई, हेलो आ गई आवाज़, और थोड़ा माइक नीचे हो गया था। तो इसमें जैसे कि अभी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट, तो इसमें अगर हमें मेंटेन करना है बॉडी को, तो यहाँ पर हमें H6, A1 और RE जो बैड सैचुरेटेड फैट हुए उससे हमें डिसॉल्व करना है, बॉडी को क्लीन करना है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेडिसिन H6, A1, RE देंगे। और जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं बिफोर मील्स के लिए, तो ये S1 मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करके अनसैचुरेटेड एंड नॉन एसेंशियल चीज़ को हमारी बॉडी से रिमूव करती है, और टॉक्सिक्स एलिमेंट्स जो बॉडी को टॉक्सिजेंस डेवलप कर रहे हैं बॉडी के अंदर, उसे एक्सक्रीट कराती है। और ऐसे ही हमने फिर यूज़ करते हैं आफ्टर मील्स S10। S10 देने का मकसद जो होता है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम एसेंशियल एलिमेंट्स को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करें, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स को बॉडी से रिमूव करें। तो ये हो गया बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स और H6। अगर किसी को बॉडी लॉस भी कराना है और उसने फैट ज़्यादा ले रखा है, और या उसे MDL, HDL और LDL का ज़्यादा मतलब रिपोर्ट बैड आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, H6, A1, RE ये जो कार्डियक ट्रीटमेंट हुआ उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके वजह से वो बॉवल भी क्लीन हो जाएगी और एसेंशियल फ्लूइड भी बॉडी को मिल जाएगा, और हमारी बॉडी जो है फैट फ्री भी हो जाएगी। और ऐसे भी ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? दिस ये कोलेस्ट्रॉल कम होने के वास्ते सर, जी, A1RE